सो वेलकम एवरीबॉडी। लेट्स बिगिन विद द टुडेस टॉपिक ऑफ वेक्टर्स। आज हम सीखेंगे कि वेक्टर्स क्या होता है और कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसकी डायरेक्शन को कैसे बताते हैं। सो व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर को हम जानते हैं कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज यूजुअली हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। हम कहते हैं कि एक तरह की क्वांटिटीज स्केलर्स होती हैं और दूसरी जो होती हैं वो वेक्टर होती हैं। तो स्केलर्स और वेक्टर का बेसिक डिफरेंस होता है इनमें, और हम ये बताते हैं कि स्केलर्स को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। राइट? तो ओनली मैग्नीट्यूड is required, and here magnitude as well as direction is required to define them. ये दोनों चीजें चाहिए वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए। अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो यूजुअली मान लो कि मैंने कोई कार्टेशियन प्लेन बनाया, तो इस कार्टेशियन प्लेन में मैंने कोई लेंथ बना दी है इस तरह से, जिसमें कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, लेंथ सेगमेंट ले ली मैंने, ये उसका एंडिंग पॉइंट बी है। तो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो स्केलर हो जाएगा अगर मैंने उसमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं करी है। लेकिन अगर मैं ए से बी तक डायरेक्शन भी डिफाइन कर दूं कि डायरेक्शन ए से बी है या बी से ए है, तो यही डिस्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। सो ए टू बी डिफाइंस द vector, where A is known as the initial point or tail of the vector and B is known as the terminal point or head of the vector. Vectors को जनरली ऐसे या एरो को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें बता सकें कि ये उसका एंड पॉइंट है या उसका हेड है। राइट? अगर मैं A से लेकर B, क्योंकि A और B दो पॉइंट्स हैं और उसमें जो लेंथ बन रही है, मैं उस स्मॉल लेंथ को मैं अगर स्मॉल अल्फाबेट A से लिखूं तो ऐसे लिखा जा सकता है that AB vector is equal to A vector. ये एक ही बात है। the distance between initial and terminal points of vector is called the magnitude. तो initial point A और final point B के बीच का जो लेंथ होती है उसको उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं, और जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। दैट इज हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। ये वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज भी हैं। अगर हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर लाइक मास, डिस्टेंस, प्रेशर, स्पीड, टाइम एंड सो ऑन लाइक दैट। तो ये सब ऐसी टर्म्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ये 5 एग्जांपल्स जो हमने सीखे वो वेक्टर्स के थे, जिसमें हमने देखा फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इन सबको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। मगर नीचे एक और एग्जांपल है, दैट इज करंट। एक करंट के बारे में बहुत डिस्कशन होता है कि व्हाट इज करंट। करंट स्केलर है या वेक्टर है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हाउ टू डिफाइन इट, लेट्स डू इट। करंट जो है हम जानते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊं, जिसमें कि एक बैटरी लगी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस V की, और यहाँ पर एक रेजिस्टर है R वैल्यू का। तो हम जानते हैं कि सर्किट में से करंट जो है वो निकलेगा, बैटरी में से करंट जो है वो निकलेगा और इस तरह से घूमता हुआ इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो होता है वो हमेशा वायर में निकलता है। और इसमें करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करना जरूरी है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो यूजुअली वो प्लस से माइनस जाता है, तो इसीलिए करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डिफाइन करना। बट डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शन, करंट जो है वो वेक्टर नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट वेक्टर। वेक्टर जो नहीं होता ये डायरेक्शन होने के बावजूद भी।
राइट। और उसका रीजन क्या है? और उसका रीजन है दैट इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शन इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है वो बेसिकली क्या है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है और क्या उसके लिए लॉ चलता है। तो जो भी क्वांटिटीज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं कहलाई जा सकती, और इसीलिए जो करंट है डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शन वेक्टर नहीं कहलाता। ये एक एक्सेप्शन है आपको वेक्टर्स की डेफिनेशन में, इसलिए हमें इसको याद रखना चाहिए। सो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। That's all about this one. Now let's move on to another topic which says how to represent the direction of a vector. अगर हमारे को वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए 3-4 तरीके हैं जो हमारे को पता होने चाहिए। वो देखिए क्या है। फर्स्ट, द वे टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू अ नोन वेक्टर। क्या मतलब है इसका, आइए देखते हैं। मान लो कि आपको कोई वेक्टर ओरिजिनली गिवन है। मान लो कि ये एक वेक्टर है जो कि ओरिजिनली गिवन है, यू नो दिस वेक्टर ऑलरेडी, जिसकी वैल्यू जिसका नाम है ए वेक्टर। ये प्रॉपर्ली डिफाइंड है। प्रॉपर्ली डिफाइंड होने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन जो है वो आपको पहले से पता है, और आपको कोई दूसरा वेक्टर जो है वो डिफाइन करना है या उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर वो बी वेक्टर सपोज यहां पर है, तो हम ये कह सकते हैं दैट बी वेक्टर इज इंक्लाइंड टू एन एंगल ऑफ अल्फा काउंटर क्लॉकवाइज टू द वेक्टर ए। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो डिफाइंड है, या एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो बी वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द वेक्टर ए काउंटर क्लॉकवाइज। और मान लेते हैं कि कोई दूसरा वेक्टर है, लेट अस से सी वेक्टर, जो कि बीटा एंगल पे है ए के रिस्पेक्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि सी वेक्टर इज इंक्लाइंड टू वेक्टर ए एट एन एंगल बीटा क्लॉकवाइज। तो ये जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सी जो है वो बी के ए के रिस्पेक्ट में बीटा एंगल पे है क्लॉकवाइज, और ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल पे है। तो इस तरह से एक नोन वेक्टर के रिस्पेक्ट में किसी भी दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो दिस कंप्लीटली डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स बी एंड सी। तो दिस इज वन ऑफ द वेज टू रिप्रेजेंट ए vector direction. The second method that how do you represent the direction of a vector is in the known directions which is along north, south, east, west. तो ये हम जानते हैं कि कुछ हमारे पास कन्वेंशनल डायरेक्शंस हैं। अगर हमारे पास कोई रेफरेंस वेक्टर ना हो तो हमारे को कहाँ लेना पड़ेगा? तो उसके लिए हमारे को समझना चाहिए कि किस तरह से कन्वेंशनल डायरेक्शंस को डिफाइन किया जाता है। तो हमारे पास जो कन्वेंशनल डायरेक्शंस हैं वो ये वाली है। जिसमें हम इसे बोलते हैं नॉर्थ, इसे बोलते हैं ईस्ट, राइट। तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये कहलाएगा साउथ। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 डायरेक्शंस हैं विच आर कन्वेंशनल डायरेक्शंस नोन टू अस। नॉर्थ का मतलब है आगे, साउथ पीछे, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। नाउ लेट अस से वी वांट टू डिफाइन अ वेक्टर यूजिंग दीज कन्वेंशनल डायरेक्शंस। तो अगर कोई वेक्टर सपोज इस डायरेक्शन में है, लेट अस से ए वेक्टर, तो ए वेक्टर ने अगर नॉर्थ के साथ मान लेते हैं कि एंगल बनाया है अल्फा, या ईस्ट के साथ एंगल बनाया है बीटा, तो हम ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर को लिखने के 2 तरीके हैं, दैट ए वेक्टर इज डायरेक्टेड एट एन एंगल अल्फा डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या बीटा डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इस तरह से इसको डिफाइन करा जा सकता है। अगर हम कोई और वेक्टर ले लेते हैं, लेट अस से जो कि वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है बी वेक्टर। ये बी वेक्टर जो है एंगल थीटा बना रहा है नॉर्थ के साथ और एंगल फाई बना रहा है वेस्ट के साथ। तो इस बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, दैट बी वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड दिस बी वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्रीज, या जो भी उसकी यूनिट्स गिवन होंगी, 5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट।
ये एक तरीका है इसको लिखने का, राइट। इसी तरह से अगर कोई वेक्टर यहां पर डिफाइन हो, लेट अस से कि ये एक सी वेक्टर है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ गामा एंड डेल्टा, तो हम सी वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम सी वेक्टर के लिए कह सकते हैं दैट इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ गामा डिग्रीज साउथ ऑफ वेस्ट and is inclined at an angle of delta degrees west of south. That's how it is. और अगर ये एक वेक्टर यहां पर हो, लेट अस से डी वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम इसकी डायरेक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं यहां पर। अगर हमारे को ये एंगल पता हो तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, लेट अस से दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज y। सो हम इसको बोल सकते हैं कि दैट डी वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ x डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट एंड y डिग्रीज east of south. So that's how the two vectors are inclined to each other, right? तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं या उसकी डायरेक्शन को कैसे बता रहे हैं। तो ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शंस को यूज करते हुए किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करना। द नेक्स्ट वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स डायरेक्शन इज using the unit vectors. Now this is very very interesting and very very important as well कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट होती है। So the third way to represent a vector's direction is by using the unit vectors. तो आइए पहले यूनिट वेक्टर्स को समझते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है। So यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम बता रहा है is a वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी। नाम बता रहा है उसका कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इसको समझने के लिए कि ये डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट अस से वी चूज एन एग्जांपल ओवर हियर कि मैंने कोई एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर डिफाइन कर दिया और जो ये वेक्टर है इसकी जो टोटल लेंथ है वो लेट अस से 4 है, या इसकी जो यूनिट्स जो इसकी लेंथ है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड इसका 4 है। अगर मैं इस वेक्टर और इसकी कोई डायरेक्शन है जो कि नोन है, राइट, तो नोन डायरेक्शन होगी इसकी, तो लेट अस से दिस वेक्टर इज अनदर वेक्टर, ए वेक्टर हो जाएगा ये। तो ए वेक्टर जो है वो 4 है और इसकी पर्टिकुलरली कोई एंगल थीटा के साथ आपको इसकी डेफिनेशन या इसकी डायरेक्शन डिफाइंड है। सो अगर मैं इस वेक्टर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, ये हाफ हो गया और उसके बाद ये इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। सो दिस each length of this parts, this one, this one, this one and this one, तो ये जो टोटल चारों लेंथ हो जाएंगी ये अपने आप में 1 यूनिट की हो जाएंगी, यानी कि 1 वैल्यू की हो जाएंगी और इन सब की डायरेक्शन वही है जो ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन थी। इसी तरह से अगर ये 4 की जगह कोई 5 यूनिट का होता तो मैं उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता, या एग्जाम्पल के तौर पर कोई 7 होता तो मैं 7 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देता। देन ईच ऑफ द पार्ट वुड बी रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर एक और वेक्टर ले लेते हैं, लेट अस से ये एक वेक्टर है बी वेक्टर और मैं अगर इसको बी अमाउंट्स के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं सो दैट ईच ऑफ द पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनिट वेक्टर, तो हर एक पार्ट जो है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा अगर इसको बी नंबर ऑफ इक्वल वैल्यूज में डिवाइड कर दिया जाए तो। सो एनी वेक्टर व्हेन डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड will give you a unit vector and यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल लगाते हैं जिसे कहते हैं कैप। दिस इज टू बी रेड एज बी कैप, तो इसको बोलते हैं बी कैप। बी कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, राइट, इट रिप्रेजेंट्स
यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। अब क्योंकि बी कैप की वही डायरेक्शन है जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है, और हमारे को पता है कि बी वेक्टर का बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का नहीं, बी कैप का मैग्नीट्यूड क्योंकि 1 है, तो इसीलिए हम इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही 1 होगा बी कैप का, तो कैप वाले वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है। सो देयरफॉर it represents the direction of B vector as it is of constant magnitude unity। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अगर हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा यूज करेंगे यूनिट वेक्टर को, तो मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट अ यूनिट वेक्टर इज। That's all with this one। ये हो गया थर्ड वाला पार्ट। एंड व्हाट इज द फोर्थ वन? द फोर्थ वन इज along the axes of the Cartesian plane using the unit vectors I cap, j cap and k cap। ये क्या है आइए एक बार समझ लेते हैं। जैसे अभी भी हमने डायरेक्शन डिफाइन करी बाय यूजिंग अ यूनिट वेक्टर, हमने अभी अभी बी वेक्टर नाम के एक वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करी बाय डिफाइनिंग इट्स यूनिट वेक्टर। तो अगर हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर डिफाइन करें तो वो किया जा सकता है, बट यूजुअली हमारे वेक्टर्स जो होते हैं या हमारी जो मूवमेंट होती है वो जनरली कार्टेशियन प्लेन में होती है। तो अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिलहाल 2 के लिए डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर थर्ड के लिए, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है तो वो बाहर की तरफ होगा, तो वो इस तरह से यहां से बाहर की तरफ निकाल लेंगे ऐसे करके। तो 2 के लिए समझ लेते हैं। तो क्योंकि हमारे पास x और y और z 3 ऐसी एक्सिस हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, और हम अक्सर इनको यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर एंड टू रिप्रेजेंट और एनी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, तो उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए द बेस्ट वे इज टू रिप्रेजेंट द टू यूज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x y एंड z एक्सिस। तो x y z एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को यूज करने के लिए मान लो कि अगर मैं पहले बात करता हूं, फॉर एग्जांपल सिर्फ एक 2 प्लेन में बात करते हैं, तो अगर हम सिर्फ सेकंड प्लेन की बात करें तो या 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करें तो कोई पॉइंट है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई प्लेन में a, b, 0, क्योंकि ये z एक्सिस में अभी नहीं है। तो इफ वी वांट टू रीच टू द पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट O, अगर मैं ओरिजिन से पॉइंट P तक पहुंचना चाहता हूं तो आई विल ड्रॉ अ वेक्टर लाइक दिस। इसको नाम दिया जा सकता है OP वेक्टर, ये O हो गया पॉइंट, तो इसको नाम दिया जा सकता है OP वेक्टर, या सिंपली आप स्मॉल p वेक्टर भी कह सकते हैं, राइट। सो बट व्हाइल मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, तो मैं अगर पॉइंट P तक पहुंचना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि आई विल फर्स्ट मूव अलोंग द x एक्सिस a नंबर ऑफ स्टेप्स and then I will move along the y-axis b amount of steps। So b नंबर ऑफ स्टेप्स मैं y-axis के along चलूंगा और a नंबर ऑफ स्टेप्स मैं x-axis के along चलूंगा। तो x-axis और y-axis क्योंकि कन्वेंशनल डायरेक्शंस होती हैं, तो इसीलिए हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैंडर्ड कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं आई कैप एंड जे कैप। सो यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो फोर्थ वाला पॉइंट मुझे बता देगा दैट आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर बिकॉज यूनिट वेक्टर डिफाइंस द डायरेक्शन, सो वी आर डिफाइनिंग अ यूनिट वेक्टर कॉल्ड आई कैप along x एक्सिस। तो ये एक कन्वेंशनल डायरेक्शन हमने डिफाइन कर ली x एक्सिस के along। इसी तरह से j कैप इज ए यूनिट वेक्टर along y एक्सिस और k कैप इज ए यूनिट वेक्टर डिफाइंड along z एक्सिस। तो इस तरह से हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स हो गए जो कन्वेंशनली डिफाइंड हैं
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। यानी कि अगर मुझे इस वेक्टर को लिखना हो ओपी वेक्टर को, तो ओपी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? एक तो डायग्राम है जो बता रहा है कि मैं ए स्टेप्स एक्स एक्सिस के अलोंग चलूंगा, लेकिन अगर मुझे इसी चीज को लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? दिस विल बी रिटन एज ए आई कैप। ए आई कैप का मतलब है मैंने ए नंबर ऑफ स्टेप्स एक्स एक्सिस के अलोंग चले प्लस बी नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने वाई एक्सिस के अलोंग चले। तो मैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप लिखूंगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा ओपी वेक्टर। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, right? So this is how a vector is represented in a two-dimensional plane of x-axis and y-axis। और ये x-axis और y-axis में है, ये कैसे पता लगता है? बिकॉज उसमें i कैप और j कैप है। तो i कैप को देखते ही पता लग जाएगा कि वो x-axis के along भी जा रहा है, और j कैप को देखते ही पता लग जाएगा कि वो y-axis के along जा रहा है। और क्योंकि इसमें कोई x-axis या k-axis का कंपोनेंट नहीं है, k कैप का कोई भी कंपोनेंट इसमें नहीं है, तो z-axis के along ये मूव नहीं कर रहा है। So this is another way of representing a vector, and this is known as a vector in the components form, जिसमें a और b उसके components कहलाएंगे i कैप और j कैप के along। और सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड आते हैं। Now let's move on to the next part. Let's see this diagram over here. This is a diagram to represent a three-dimensional vector कॉल्ड ओपी वेक्टर। जो क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा वो बेसिकली एक टू डिमेंशनल वेक्टर का था, और ये जो डायग्राम है ये बता रहा है कि इट्स अ थ्री डिमेंशनल वेक्टर। नाउ हाउ दिस इज अ थ्री डिमेंशनल वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू डिफाइन इट। तो अगर मैं थ्री डिमेंशनल वेक्टर की बात करूं तो ओपी वेक्टर जो है यहां पर, जिसको डायग्राम में देख करके बता सकते हैं कि आर वेक्टर भी लिखा जाता है। तो मैं अगर पॉइंट P तक पहुंचना चाहता हूं तो पॉइंट P तक पहुंचने के लिए मुझे पहले यहां से x एक्सिस में x नंबर ऑफ स्टेप्स चलने पड़ेंगे, फिर यहां से y एक्सिस में y नंबर ऑफ स्टेप्स चलने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद z एक्सिस में z नंबर ऑफ स्टेप्स चलने पड़ेंगे। तो अगर इसी चीज को लिखा जाए अलजेब्रिकली या वेक्टर फॉर्म में, सो इट रिप्रेजेंट्स x स्टेप्स इन x एक्सिस का मतलब है i कैप plus y number of steps along the y axis which is j cap plus z number of steps along the z axis जिसे कह रहे हैं k cap. So this is a vector xi cap plus yj cap plus zk cap is equal to a vector called r vector directly from O to P. तो ये उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है थ्री डिमेंशनल प्लेन में, राइट? सो दिस इज हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। अब आप पूछेंगे कि इसमें इसकी डायरेक्शन कहाँ है? तो जब थ्री डायमेंशनल वेक्टर होता है तो थ्री डायमेंशनल वेक्टर में डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन एंगल्स हमें चाहिए होते हैं। क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर है तो हमें समझ में आना चाहिए कि हाउ दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो इसका अगर हम एंगल डिफाइन करें तो ये रहा इसका एंगल, इस वेक्टर का एंगल ये रहा एक्स एक्सिस के साथ, इस वेक्टर का एंगल ये रहा वाई एक्सिस के साथ, और इसी वेक्टर का एंगल ये रहा जेड एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल कहलाएगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल जो बनता है वो कहलाता है बीटा, और ये यूजुअली हमारा हम इसमें सेम ही यूज करते हैं इसको, अल्फा बीटा। और यही जो वेक्टर है जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है हम उसे कहते हैं गामा। तो अब क्योंकि ये तीनों एंगल्स जो हैं वो एक प्लेन में नहीं है, इसीलिए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को इंडिविजुअली डिफाइन करना पड़ेगा इन तीनों एंगल्स को। तो हम इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की फॉर्म में, और हमारे को उसके रिस्पेक्टिव प्लेन में जाकर के ही इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से डायग्राम को देख करके समझते हैं एक बार कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। So let us say first we define cos alpha. अगर आप cos alpha देखें तो cos alpha is the angle between x axis and r vector, तो जिसको लिखा जा सकता है x upon r। अगर मैं इसी डायरेक्शन में अगर मैं y एक्सिस और वेक्टर को देखूं तो cos बीटा भी डिफाइन किया जा सकता है। cos बीटा is defined as y upon r, where r is the length of the vector OP, and cos gamma, which is of course
z अपॉन r। तो ये हो जाएंगे आपके पास एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा को लिखने के लिए cos इनवर्स लिखा जाएगा, बीटा को लिखने के लिए cos इनवर्स ऑफ y अपॉन r लिखा जाएगा, एंड गामा को लिखने के लिए z अपॉन r लिखा जाएगा, cos इनवर्स ऑफ z अपॉन r। So this is how the angles alpha, beta and gamma are defined for a three dimensional vectors। तो ये तीनों ही मिलकर के इसकी प्रॉपर डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। Now the value of cos alpha को हम लोग ये भी बताते हैं, cos alpha को हम लोग बताते हैं L, इसको नाम दिया जाता है एक L। cos बीटा को एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं M, और cos गामा को नाम दिया जाता है N। और ये L, M, N तीनों को मिलकर के बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। सो L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइंस DCs of थ्री डिमेंशनल वेक्टर। तो ये एक तरीका है इसके डायरेक्शन को डिफाइन करने का, बट यूजुअली ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हम इसको इस तरह से डिफाइन नहीं करते। मगर अगर हम चाहें तो इसमें हम लोग ओपी वेक्टर की डायरेक्शन को एक और मेथड से डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने पहले ही इसके ऊपर डिफाइन किया है, विच इज यूनिट वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन को एक और तरीके से डिफाइन करने के लिए आइए इसका एक छोटा सा मेथड और सीख लेते हैं। कोई भी वेक्टर जो आपको गिवन है, जब आप उसमें इस वेक्टर की लेंथ को निकालोगे, या इस वेक्टर की जो लेंथ है वो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड बताती है। तो इसको समझने के लिए आप इस टू डायमेंशनल वेक्टर को एक बारी फिर से देखिए। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये लेंथ हो जाएगी a, ये लेंथ हो जाएगी b, और ये लेंथ हो जाएगी r। सपोज मान लो कि ये ओपी वेक्टर कोई r वेक्टर होता, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से दिस r वेक्टर इज इक्वल टू the value of r length is equals to a square plus b square। r वेक्टर इज r is equals to a square plus b square। ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है कि r वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, या ओपी वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, राइट। यही अगर हम इस वेक्टर को थ्री डायमेंशनल में ले जाएं, तो थ्री डायमेंशन में अगर इसको हम प्लॉट करें, तो सारे परपेंडिकुलर्स क्योंकि एक दूसरे के हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इन सब की जो हमारे को लेंथ निकालनी होगी, जो कि हमने सीखा हुआ है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल इन ए क्यूब और इन अ क्यूबॉइड इन अ रूम, द लॉन्गेस्ट डायगोनल की जो लेंथ आती है थ्री डायमेंशनल वेक्टर में, वो कितनी आती है, वो आती है अंडर रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर एंड उसका अंडर रूट। सो दिस इज हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज डिफाइंड। सो r represents the magnitude of the vector and r vector is represented like this। तो अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर की डेफिनेशन हो और या वेक्टर प्रॉपरली डिफाइंड हो और हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड भी हो, तो क्या हम उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? सो थ्री डायमेंशन में अगर हमारे को इसकी डायरेक्शन डिफाइन करनी हो, तो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो ये मेथड है। यूनिट वेक्टर। सो द यूनिट वेक्टर ऑफ r is defined as r वेक्टर ओवर r। r वेक्टर का मतलब क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज हाउ द unit vector is defined। now this is representing the direction of r vector। ये जो है ये r वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 1 आएगा। that's how it is, right। and that's all for this one। this is how a vector is represented and its direction is defined। to understand it more, let's do some questions over it so that we can cover up the things। with this we are done with the today's class guys। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे और आप मुझसे पूछ सकते हैं।
right? So in case you like the content, so please press the like button, and if you want somebody else to know it, please share it and subscribe for more such contents. इसके आगे हम धीरे धीरे करके टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे. So thank you everybody and goodbye to all.